हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका यूपी टेट की क्लास में। आज मैं लेके आया हूं 2014 का प्रीवियस ईयर यूपी टेट का, जिसमें फुल एनालिसिस होगी पूरे पेपर की। जितना भी इसमें यूनिट दे रखे हैं, जितने भाग दे रखे हैं, प्रत्येक की एक एक यूनिट को हम लेके चलेंगे। और ये 2014 का पेपर है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी मैं 2011 और 2013 का पेपर भी सॉल्व करा चुका हूँ। जिन्हें नहीं देखा है वो भी देखें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाग 1 का, बिना किसी देरी के। भाग 1 जिसमें है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किससे होता है? तो ऑप्शन जन्मजात तथा अर्जित होता है। तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन कैसे आता है? जन्मजात तथा अर्जित द्वारा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन आता है। मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक में वर्गीकृत किया है। 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति के जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास। जैसे बच्चा भूखा होता है तो रोने लगता है, तो माँ समझ जाती है, ठीक है, कि बच्चा भूखा, उसे दूध पिलाना है। भूख है, उसे निंद्रा है, सोने की स्थिति है, विश्राम है, आराम की स्थिति है। तो ये हो गया आपका। जबकि अर्जित अभिप्रेरण जो अर्जित होते हैं, हम समाज से लेते हैं। क्या क्या है वो? रुचि, प्रतिष्ठा, सामाजिकता, ये क्या है? अर्जित करते हैं। एक दूसरे को देख के क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। तो तीनों ही इसमें सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सीखने का वर्गीकरण कितने में? 3 भागों में बांटा गया है। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ होता है सीखने के प्रभाव का किसी रूप के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना। सीखने के स्थानांतरण को मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक और तीसरा शून्य प्रभाव, मतलब कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। जैसे आपने मोटरसाइकिल सीखी, साइकिल के बाद तुम्हें सकारात्मक प्रभाव है, तुमने सोचा कि मैं मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ। मोटरसाइकिल सीखी, मोटरसाइकिल के बाद आप सोच सकते हो कार भी चला सकता हूँ। तो एक क्रम चलता गया। नकारात्मक भी प्रभाव है ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही शून्य प्रभाव में कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जैसा है वो वैसा ही है। नकारात्मक क्या है कि जो सीखा है उसमें भी गलतियाँ कर रहा है वो, और गलतियाँ कर रहा है, नकारात्मक प्रभाव के अंदर आएगा। निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा, तो ये किसने कहा है अंतर्दृष्टि? गेस्टोल्टवाद ने। किसने? गेस्टोल्टवाद ने। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में के कौन हैं? प्रवर्तक हैं कॉलर, जो अंतर्दृष्टि सीखने के तो प्रवर्तक हैं। गेस्टोल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया और बताया कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी मानसिक शक्ति की वजह से अच्छी तरह से सीख लेता है। गेस्टोल्टवादी मूलतः जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक मनुष्य जो वन मानुष था उस पर किया। व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण या अंतर विषयी अभिगमन, शिक्षा, उद्देश्य और अभिप्रेरणा पर जोर देने की प्रवृत्ति गेस्टोल्टवाद की देन है। तो कौन कौन सी है? व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्मित, ठीक है, और अंतर विषयी अभिगमन, शिक्षा, उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया किसने? गेस्टोल्टवाद ने। एक मिनट नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? तो ये कौन थे आपके निरर्थक शब्द? ध्यान रखेंगे, सीखने की सामग्री निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। एबिंगहॉस। कौन थे? ऑप्शन सी एबिंगहॉस थे। मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग अधिगम सीखने की एक शैक्षणिक सामग्री के रूप में प्रयोग करने को बताया था। एबिंगहॉस ने कहा कि निरर्थक
शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सरल या सुगम हो जाता है। निरर्थक शब्द करेंगे तो ऐसे सरल शब्द और सुगम शब्द ही हम सीख जाएंगे। तो जैसे अधिगम, शाब्दिक अधिगम और गत्यात्मक अधिगम। तो समस्या समाधान अधिगम, इसे क्या बोला, सद्य समाधान, ये डायग्राम है उनका, ध्यान रखेंगे। सीखने के नियम दिए गए हैं। तो सीखने का नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का नियम सीखने के नियम का प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने पशुओं, बिल्ली के व्यवहार तथा अधिगम की प्रक्रिया दोनों पर ही प्रयोग परीक्षण किया है, जिसके आधार पर ही आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम प्रतिपादित किए, जो इस प्रकार। पहला, तत्परता। तत्परता, किसी का आप मोटिवेट होगे तो तत्पर होगे, इस चीज़ को सीख जाओगे कि हमें ये चीज़ सीखनी है। प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये किसने दिए, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए सीखने के, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम आप भी रिपीट करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। कौन कौन से थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ऐसे ही आप 5 बार रिपीट कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सीखना क्या है, तो सीखना है व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब हम सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं कोई गाली दे रहा है और हमने उसे सीख लिया, ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, हम भी गाली देने लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई अच्छी चीज़ कोई बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है तो उसे सीखेंगे तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, और जो गाली दे रहा है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो वो भी सीखेंगे कौन सी चीज़ अच्छी, कौन सी चीज़ बुरी है। तो ये व्यवहार में परिवर्तन है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, अनुभव करेंगे किसी चीज़ का, जैसे हम देखेंगे, अनुभव करेंगे कि हाँ चीज़ें कौन सी सही हैं, कौन सी गलत, अनुभव और अभ्यास, और उसका अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसका। सीखने व अधिगम सतत रूप से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु कब तक चलती है, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया प्रकृति एवं गति में वंशानुगत और वातावरण के अनुरूप परिवर्तन भी होता है। मतलब जहाँ बच्चा रह रहा है और मतलब तो वहाँ का भी प्रभाव हो सकता है, वंशानुगत का और वातावरण का भी। तो अधिगम की प्रक्रिया में 2 तत्व निहित हैं। कौन कौन से, परिपक्वता, जीवन के पूर्ण अनुभवों से प्राप्त परिणाम, व्यवहार के कारण व्यवहार में आई कोई भी परिवर्तन अधिगम। ये किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं, तो इसको अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवृद्धि, ग्रोथ। शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर की वृद्धि भी हो रही है, शरीर में विकास भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है विकास, ठीक है। तो वो हमें दिखता नहीं है, पर शारीरिक वृद्धि दिखती है कि हम आज ये, जैसे आज हम 15 साल के हो गए, 16 के हो जाएंगे, 17 के हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी उम्र। तो और विकास भी हो रहा है, हर चीज़ का, माइंड का डेवलपमेंट भी हो रहा है इसमें, हमारे माइंड में चीज़ों को सीख रहे हैं हम। बॉडी में अंदर से स्ट्रक्चर का भी फूलना हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये क्या है, बॉडी के अंदर विकास हो रहा है, माइंड में भी विकास। तो ये क्या है, हॉल। तो इसी को क्या कहा जाता है, दोनों को मिला शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है। जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ क्या है, एक सीमा तक चली, इंसान की लंबाई है वो एक लिमिट तक बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी उसके बाद। तथा शारीरिक विकास एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत होता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपात करती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोविज्ञान द्वारा अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो फ्राइड का मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत है। फ्राइड ने कौन सा बोला है, मनोविकास सिद्धांत। कौन सा है, मनोविकास का सिद्धांत है फ्राइड का, ठीक है। दूसरा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, पियाजे का कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। और आपका एरिक्सन का है मनोसामाजिक विकास है। इनने 8 सिद्धांत दिए हैं, कितने, 8 सिद्धांत दिए हैं।
और संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत हैं। ऐसे ही चॉमस्की की भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, चॉमस्की की भाषा विकास सिद्धांत, चॉमस्की की इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भाषा के विकास सिद्धांत में। कोलनबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो कोलनबर्ग ने कौन दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड ने, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मनोलैंगिक का किसने दिया, फ्राइड ने। मनोसामाजिक का किसने दिया, एरिक्सन ने। चॉमस्की भाषा विकास और कोलनबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। ठीक है, पूछे जाते हैं आजकल, ये पुराना पेपर है पर आज के एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं किसका सिद्धांत किसने दिया। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया था। तो ये कितने दिया, रॉस ने दिया था। ऐसे ही पूछे जाते हैं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है, तो रॉस का है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक सामाजिक मानसिक प्रक्रिया है, रॉस का है। चिंतन संज्ञानात्मक विकास के पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया, यह कथन मनोविज्ञान रॉस का है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही चिंतन है। कैसे, व्यवहार के कारणों से, मतलब जो व्यवहार के हमारे जो व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, तो व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रियाओं को समझने के लिए, जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होने हैं उनके कारणों प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन। तो जो व्यवहार हो रहा है उसका वैज्ञानिकरण कर दिया करके, तो उसी को क्या कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो आप बताएंगे। तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर बच्चा कैसा होता है, माँ के कितने भी बच्चे हों, प्रत्येक माँ के बच्चे के जो गुण होंगे प्रत्येक के अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा सारे बच्चे एक से हों, एक सी बुद्धि के हों, एक सही काम करें, नहीं, सब अलग अलग होंगे। बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बालक के उस मानसिक बौद्धिक विकास का अध्ययन करना है। किसका, मानसिक और बौद्धिक स्तर एक सा नहीं हो सकता किसी बच्चे का जो बालक के जन्म से परिपक्व की अवस्था तक होती है, जिसके अनुसार प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनके होने वाले शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक इत्यादि परिवर्तन का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, आप बालक। आज के ज़माने में टीचर को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता है, किसको, शिक्षक को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता है। बच्चे को क्या दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है, सब हम स्टडी किस पे करेंगे, बाल मनोविज्ञान में बालक पर करेंगे। ना ही तो इसमें एक अच्छा शिक्षक को माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा आज की कैसी हो गई है हमारी, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। अच्छा से शिक्षण प्रक्रिया ऐसा कुछ नहीं, विद्यालय भी नहीं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो कक्षा में हम जब पढ़ाने जाते हैं, जब टीचर पढ़ाता है तो उसको ध्यान में रख के, किस चीज़ को ध्यान में रखता है टीचर, ये नहीं कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। आपको देखना है बालक किस परिस्थिति में है, सारे उनके देखना है कि इनको क्या ज़रूरत है, किसके हिसाब से पढ़ाना है, इनकी क्या क्षमता है, तो उसके हिसाब से हमें बालक की समस्याओं को देख के हमें पढ़ाना होता है। तो इसीलिए बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदु कौन माना गया है, बालक माना गया है। तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बालक में हो रहे शारीरिक व्यावहारिक परिवर्तन का न केवल अध्ययन अपितु विविध शिक्षण विधियों प्रविधियों की सहायता से परीक्षण भी संपादित करता है, जिससे बालक का सकारात्मक विकास संभव हो सके। समझ में आई। जैसे हम बालक कोई हमारा पढ़ रहा है क्लास में, तो ये नहीं है कि हमें उसे दंड देना है, निगेटिविटी नहीं दिखानी है बच्चे को, उसे सकारात्मक विकास संभव कराना होता है बच्चे को। ठीक है, दंड का मतलब होता है कि हम उसे पिटाई कर रहे हैं, उसे मुर्गा बना रहे हैं, नहीं, उसे समझाएंगे, उसकी समस्याओं को समझेंगे, उसके हिसाब से हम उसे पढ़ाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है, शीघ्र पुनः स्मरण कर लेते हैं। जो अच्छी स्मृति बुद्धि होती है उनकी, तो वो जल्दी क्या कर लेते हैं, पुनः स्मरण कर लेते हैं। शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा रखेंगे। तो ये क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
स्मरण स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु या पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। स्मृति एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा मनुष्य न केवल विवेकशील चिंतन करता है अपितु प्रभावकारी ढंग से समायोजित भी करता है। आप समझे? जैसे हमने कोई चीज़ देखी, हम मान लो ताजमहल देख के आए या हमने दिल्ली का लाल किला देखा, ठीक है, कुतुब मीनार देखी, तो ये क्या है, हमने हमारे माइंड में थी, हमने दोबारा कहीं फ़ोटो देखा तो क्या है, स्मृति जागी हमारी, हमने देखा कि ये तो आगरा का है लाल किला, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, तो क्या है, यही चीज़ बताने की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें थोड़ा सा और दिया है। बुद्धवर्त पूर्व से सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग भी स्मृति है। तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान को, कोई चीज़ हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, उपयोग ही है स्मृति के लिए। मनोवैज्ञानिकों ने अच्छी स्मृति की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जैसे शीघ्र क्या होगा, क्विक लर्निंग होगी, इसके अंदर क्या होगा, क्विक सीखने की, क्विक लर्निंग करेगा। उत्तम धारणा, गुड रिटेशन होगी। शीघ्र पुनः स्मरण होगा। कोई क्या होगा, रिकॉलाइज कर लिया, कोई चीज़ को रिकॉलाइज करेगा। शीघ्र और सही पहचान, ठीक है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग क्या होता है? संवेग जैसे मानो हमें क्या हुआ, डांस हो रहा है कहीं, डांस और गाने बज रहे हैं, तो हमारे अंदर भी क्या उत्साह जागेगी थोड़ी सी, नहीं हम भी थोड़ा सा कमर मटका लें, तो ये क्या है, संवेग जाग रहा है हमारे में, ठीक है। संवेग काफ़ी प्रकार के होते हैं, हर स्थिति पे संवेग अलग होता है। जब हम किसी चीज़ को, सैड चीज़ को देखते हैं, कोई इंसान मृत्यु हो गई तो हम वहाँ सैड हो जाते हैं, किसी की अर्थी जा रही सैड हो जाते हैं, मतलब करुणा भई हो जाते हैं हम लोग। तो ये क्या है, बहुत सारे इसके क्या है रूप हैं, संवेग हर स्थिति में जाग सकता है। तो क्या है इसमें, उत्तेजना और भावों के उथल पुथल। तो संवेग क्या है, उत्तेजना और भावों का उथल पुथल, इसको क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। ये संवेग के भाग हैं, क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम, ठीक है। तो उत्तेजना होगी, भावों में उथल पुथल होगी, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। संवेग शब्द का तात्पर्य आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन होना। समझ में आई? जैसे हमने डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, तो अंदर हम नाच रहे हैं, पर उसको हम बाह्य प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे कि हम भी नाच लें, ठीक है। तो वो क्या है, अर्थात मनुष्य या पशु में उत्पन्न संवेदना से है, जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है। ओके। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल कैसी है, सीखने की एक पहली अवस्था है। तो ऑप्शन डी क्या है, अनुकरण। अनुकरण को क्या बोला जाता है, लर्निंग, इसको लर्निंग बोला जाता है। तो ये क्या है, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, अनुकरण। कोई चीज़ को बच्चा देखेगा, उसका अनुकरण करेगा, ये क्या है, छू के देखेगा, ठीक है। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के द्वारा बालक किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करता है तथा उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्या को समझने का प्रयास भी करता है। मतलब उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, उनका भी प्रयास करता है वो। बालक सर्वप्रथम अपने माता पिता शिक्षक का अनुकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्लास लंबी होगी तो परेशान ना हो, पर इसमें क्वेश्चन जो उसका कंटेंट भी, उसे भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि क्लास बहुत लंबी हो रही, होने को तो ये ज़्यादा नहीं है, पढ़ लो एक ज़्यादा 40 मिनट लगेंगे, 30 से 40 मिनट में पूरा पेपर पड़ जाएगा, बट उससे फ़ायदा क्या है, थोड़ा ये भी होना चाहिए कि हाँ कंटेंट हमें मिल रहा है कि रिपीट क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, कोई चीज़ क्या बताया जा रहा है, तो उसको हम समझ सकते हैं साइकोलॉजी के रूप में। तो परेशान नहीं हो, क्लास थोड़ी लंबी होगी, धैर्य के साथ देखें। फास्ट फॉरवर्ड कर लें, फास्ट फॉरवर्ड पे इतना भी नहीं करें कि समझ में ही ना आए, भाई इतना कर लें कि समझ भी सको और आराम से आप क्लास को जल्दी भी ख़त्म कर सको। फ्रांस के बिने को बुद्ध मानक का प्रवर्तक माना जाता है। तो बुद्धि का मापन किसने किया था, बिने का माना जाता है, किसको, बिने का। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, कि हमने पढ़ लिया है कि नहीं, अभी नहीं पढ़ा। मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो किसने किया, मानसिक आय का,
तो ये बिने थे, साइमन बिने ने किया था। ठीक है, तो फ्रांस के बिने, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस के बिने को बुद्धि का मापन का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि का मापन किसने किया था? बिने ने किया था, जिन्होंने साइमन के सहयोग से वर्ष 1905 में, कब? 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया। बिने एवं साइमन के सर्वप्रथम फ्रांस में अध्ययनतम मंद बुद्धि के बालकों के लिए शिक्षा का प्रयास किया, मतलब जो बालक मंद बुद्धि थे उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किया। तत्पश्चात इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की। कौन सी इनने खोज की? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की इनने खोज की, जिसे कालांतर में साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज किसने की थी? तो किसने की? साइमन बुद्धि परीक्षण। और ये भी पूछ सकता है साइमन बुद्धि परीक्षण की खोज की तो किसने की थी? बिने और साइमन ने। ठीक है, दोनों को किसने खोज की व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की? बिने एवं साइमन ने। और तो यहाँ पर व्यक्तिगत वाला जुड़ जाए या साइमन बुद्धि परीक्षण जुड़ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ परीक्षणों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो शैशवावस्था होती है सबसे 0 से 6 वर्ष, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। तीनों ही विधि इम्पोर्टेंट है। कौन से बच्चे के लिए? जो 0 से लेकर 6 वर्ष का है। कहीं 0 से लेकर 5 वर्ष भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये अवस्था कौन सी है? ये आपकी शैशवावस्था कहलाती है। कौन सी? शैशवा। ठीक है, 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। कौन कौन सी से? एक मॉन्टेसरी से दी जाती है, किंडरगार्टन विधि से दी जाती है, खेल विधि के उपयोग से द्वारा बच्चों को क्या दिया जाता है? शिक्षा दी। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे प्ले ग्रुप खुल गए हैं। ठीक है, किड्स पब्लिक स्कूल खुल गए हैं बच्चों के लिए। तो उसमें क्या है? टीवियाँ लगा दिए जाते हैं, खिलौने डाल दिए जाते हैं, अल्फ़ाबेट डाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े बच्चों को समझाया जाता है, तो उसी से सिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे आप बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, जो हमने बड़ी बड़ी कॉलोनियों में देखा है, तो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसे ही इनको पढ़ाया जाता है। और वो बच्चे पढ़ भी जाते हैं, जल्दी समझ भी जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो खेल विधि से, किंडरगार्टन शिक्षण विधि से पढ़ रहे हैं। इसलिए वर्तमान में प्ले स्कूल में दी जा रही शिक्षण विधि, जो वर्तमान में प्ले ग्रुप देखो चल रहे हैं कि नहीं, प्ले ग्रुप में दी जा रही शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को नियोजित करने व निष्पादन करने के लिए अपनाए हुए किसी निश्चित एवं व्यापक रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास में, तो बाल विकास में क्या प्रक्रिया पर बल है? तो प्रक्रिया पर बल है, सही बात है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, बाल विकास में दिया जाता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, ये भी बात सत्य है। तो उपयुक्त तीनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ से आरंभ हो जाती है, सही बात है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वह प्रौढ़ता तक ना हो जाए। बालक विकास में बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की शारीरिक और मानसिक व्यावहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कहाँ से? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की शारीरिक और मानसिक व्यवहारिक परिवर्तन अध्ययन किया जाए। तो पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर? तो बालक के मानसिक और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन किस अवस्था तक किया जाता है? तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, सही बात है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन, संवेगात्मक विकास और वातावरण का बालक पर पड़े
पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। तो बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं? निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये किसका था? डार्विन का था। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विकास क्रम जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं, जिसके अनुसार जो प्राणी या जीव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और भविष्य में केवल यही प्राणी जंतु जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति वातावरण के अनुरूप ढाल पाते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो किसका किया जाता है? जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ा, तो सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो विनय साइमन ने कब? 1915 में प्रतिपादन किया था। 1905 में विनय साइमन परीक्षण। ठीक है, यह भी हम पढ़ चुके हैं पहले भी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारण, तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट और क्या है इसमें? थकान। और तो इसमें सभी हैं, सभी करते हैं, सभी कारण क्या हैं? उपयुक्त हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, वंशानुगत, पारिवारिक वातावरण, अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति और विद्यालय। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 14 संवेगों की चर्चा की है। तो मैकडूगल ने कितने? 14 संवेगों की चर्चा की है। भारतीय विद्वान केवल 2 मुख्य संवेगों की चर्चा करते हैं, राग और द्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो हर लॉक द्वारा दिया गया है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कहा है, हर लॉक ने कहा है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन मनोवैज्ञ हरलॉक का है, जिन्होंने समाज के प्रभाव का बालक के विकास और अधिगम पर किस सीमा तक प्रभाव डाला है का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है। हरलॉक एक भाषा मनोवैज्ञानिक थे। तो हरलॉक क्या थे? एक भाषा मनोविज्ञान थे। अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक विकास से आशय सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो सीखने का सर्वाधिक है सीखना एवं अधिगम। सीखना या अधिगम का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ है पुनर्वर्लित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमताओं में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अर्थात व्यवहार में परिमार्जन, जिसकी वजह से बालक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने के कौशल विकसित कर सकते हैं। वाणी दोष नहीं है। तो वाणी दोष क्या नहीं? धीमी और तेज गति से बोलना, तो वाणी दोष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोच्च विधि क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोच्च विधि क्या है? तो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। तो अध्यापक के व्यवहार में क्या है? मूल्य स्थापन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा की सर्वोच्च विधि। शिक्षण विधि से तात्पर्य है शिक्षा कार्य को करने के लिए अपनाए जाने वाले किसी निश्चित एवं व्यापक रूप से होता है।
यद्यपि शिक्षण की विधियाँ परस्पर पूरी तरह से भिन्न भिन्न नहीं हैं, परंतु उनके अपने अपने गुण और सीमाएं होती हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार व आचरण को अपनाना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधि में अनुकरणीय का विशेष स्थान होता है। इसके अतिरिक्त महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में कक्षा में चर्चा करना, मूल्यों के महत्व को बताना भी मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने की शिक्षण विधियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। मूल्यों की वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण सम्मिलित क्या नहीं है? तो आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य पर है क्या नहीं। ये इन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मूल्यों से तात्पर्य मानव जीवन के उन सकारात्मक गुणों से होता है जो केवल स्वयं को ही नहीं अपितु समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, जैसे नैतिकता, आध्यात्मिकता, संस्कृति, नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता इत्यादि। जबकि यीन केन प्रणाली के धनात्मक अनैतिक कृत्य है, इसलिए ये मूल्य नहीं है। जीन पियाजे और कोलन पर मनोवैज्ञानिकों ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? तो कैसा है भाई बताएंगे। तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। कैसा है? सामाजिक नहीं, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप माना जाता है। जैसा आप सोचेंगे, वातावरण एक पंचांग द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक या संभावित व्यवहार प्रतिमानों का योग की व्यक्तित्व कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति और विकास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गुणों के संगठन के फलस्वरूप होता है। इन गुणों में से किसी एक भी अनुपस्थिति में व्यक्तित्व का संतुलित विकास अवरुद्ध या बाधित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी होता है, आत्म केंद्रित। और ये बड़ा खतरनाक होता है व्यक्ति, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। खुद ही के बारे में बात करना, खुद ही सोचना, खतरनाक माना गया है काफ़ी। जर्मन मनोवैज्ञानिक युंग ने सामाजिक अंतर क्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के 3 भागों में वर्गीकृत किया। एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मितभाषी, भविष्य केंद्रित, सतर्क, शांत, आत्म केंद्रित, आत्मचिंतन प्रक्रिया के होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो इसे बहिर्मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले को क्या कहा जाता है? बहिर्मुखी कहा जाता है। इसका भी पढ़ लेते हैं कंटेंट। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिप्रेरित करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहार व कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, वाक्पटु, ठीक है, व्यावहारिक, अहंवादी, अच्छे वक्ता, नेतृत्वकर्ता, साहसिक, आक्रामक और लोकप्रिय इत्यादि गुणों से संपन्न होते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे उसके लिए, जो भी टीचर हैं सभी, हम नहीं मतलब मिलके सब यही करेंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। क्या करेंगे? परामर्शदाता बनेंगे उसके लिए। किसकी भूमिका अदाएंगे? परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। यदि कक्षा 4 का प्राथमिक स्तर का कोई बच्चा सदैव चिंतित व कुंठित रहता है, तो शिक्षित परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करते हुए समायोजन के माध्यम से परामर्श प्रदान करेंगे, जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन आए, जिससे वह अपने अनुकूल वातावरण का सृजन कर सके और कुंठा से बाहर निकल सके। समायोजन को समझन या सामंजस्य, अनुकूलन या व्यवस्थापन भी कहा जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अनुकरण का है। अनुकरण का सिद्धांत
अनुबंधन का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। ऑप्शन डी क्या, डी ऑप्शन सी नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। बालक जिस माध्यम से अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है, जैसे हम कोई चीज़ भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं तो भाषा कहलाती है। विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक सरल व सहज और सार्थक माध्यम भाषा है। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन 30 हो गए किसके, बाल विकास के। इसके बाद जो चलेगा हमारा, सॉरी पहला क्वेश्चन कहाँ गया, 30। अब हिंदी का जो पहला होगा भाग 2 हिंदी अनिवार्य है, जो कैसी है लिखा हुआ होता है अनिवार्य है करना। इसमें हम जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें पहला पेपर या दूसरा पेपर में इसे पहली भाषा जो चुनेंगे, तो हमें मोस्टली हिंदी चुनते हैं सभी, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश चुनते हैं, पर दूसरी भाषा ऑप्शनल भाषा होती हैं 2। ठीक है, उसकी जगह आपको चुननी पड़ेगी। तो ये क्या है, अनिवार्य भाषा है। पर सेकंड भाषा में आप क्या अनिवार्य में, जो अनिवार्य उसमें नहीं, उसमें ऑप्शनल है, संस्कृत लोगे या इंग्लिश लोगे। ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द, तो संकर शब्द वो होते हैं जो क्या बनते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मतलब जैसे इंग्लिश है एक हिंदी भाषा है, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, तो रेल अलग हो गया और गाड़ी अलग हो गया, तो ये क्या है, संकर शब्द कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही संकर शब्द कहा जाता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिले संकर शब्द कहे जाते हैं। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, रेलगाड़ी। जैसे क्या होता है, रेलगाड़ी, ठीक है, दो भाषाओं के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, आ लगा देंगे, सुता कर देंगे, क्या कर देंगे, सुता। तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक का बाल होगा तो अति प्रिय होता है, आप खुद भी निकाल के देखोगे, बाल को जब छेड़ते हो नाक के को तो कैसा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्या होता है, अति प्रिय होता है, नहीं टूट ना जाए, कहीं लग ना जाए। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। तो अश्व का कौन सा है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखेंगे, पीछे तक भी पढ़ना होता है। तो नहीं है भी होता है, गोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है, पर क्या नहीं है, कटक नहीं है। कटक किसका है, कटक सेना का है। कटक किसका है, सेना का पर्यायवाची है, फौज, आर्मी। ठीक है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक कौन सा शब्द होगा। तो क्या है, यायावर, उसको क्या कहा जाता है, यायावर। जो एक स्थापन कभी टिकता ही नहीं, एक जगह पर रुक जाए बैठ जाए, नहीं, वो टिकता ही नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, यायावर कहा जाता है, यायावर कहा जाता है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्ति में के रचयिता कौन है। तो इसकी रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये रिपीट भी हो रहा है, इसमें ये पहले भी पूछा गया था 2013 वाले सेट में, यानी 11 वाले सेट में ये क्वेश्चन। बुंदेले हर बोलों ने, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी, तो किसके मुँह सुनी थी, बुंदेल जो लोग थे, हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का किला देखा है, अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सीमित है आकार, बट अच्छा बना है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। समास क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो क्या है इसका, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान करना है। क्या होता है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई की पहचान करना, उनका निदान करना। तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो उस चीज़ का क्या करना है, भाषा के संबंध में उपचार करना है। तो कठिनाइयों की पहचान करो, उनका क्या करो, निराकरण भी करो या निदान करो।
प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? सुनना भी आता है, बोलना भी आता है, पर हंसना नहीं आता। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याकरण एक नियमों की जानकारी देना। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका संगीत कला में निपुण बनाना। ऑप्शन डी हो जाएगा रसानुभूति आनंदानुभूति कराना। तो क्या होता है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? रसानुभूति कराता है और आनंदानुभूति भी देता है। खूब क्या होगा तुम्हें अच्छा लगेगा जब काव्य शास्त्र अब पढ़ेंगे तो। कहानी, नाटक, निबंध, ये सब चीज़ें काव्य शास्त्र का भाग है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ? मेरी गाय काली है। तो काली क्या है इसमें? ये विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। किसी चीज़ की गाय की विशेषता कैसी है? काली है। इसकी क्या है? विशेषता काली है, तो इसी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक शिक्षण में कच्चाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, तो कच्चाभिनय प्रणाली के प्रयोग से तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। नहीं। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है। ये क्या है? कच्चा अभिनय प्रणाली है। ठीक है। निम्नलिखित में से अधिगम कारक का प्रयोग हुआ है? तो अधिकरण कारक, अधिगम कारक क्यों आएगा इसमें? बाल विकास में पहुँच गए हम। तो अधिकरण कारक कौन सा होता है? तो अधिकरण आपका कौन सा है? बहानारूढ़। कौन सा? ऑप्शन ए बहानारूढ़। अधिकरण का अर्थ होता है जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो, अर्थात जिस आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप निर्धारित होता हो, उसके अधिकरण कारक कहते हैं। बहानारूढ़ का संजीव जवाब वाहन पर आरूढ़ होता है, यहाँ अधिकरण कारक होगा। तो इसके वो क्या है? मैं, पे, पर। ठीक है। ये क्या है? जहाँ मैं भी आ जाए तो भी क्या है? अधिकरण का रूप है। ठीक है। और पर भी आ रहा है तो भी क्या है? अधिकरण का रूप है। नेक्स्ट चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रसों को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक वियोग श्रृंगार रस, एक कौन सा हो जाता है? वियोग। एक कौन सा हो जाता है? संयोग। ठीक है। संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। जिन पत्नियों के पति ड्यूटी करने जाते हैं, फौज में लगे होते हैं, तो उन्हें क्या होता है? वियोग होने लगता है। ऐसा होता है कि मुझसे बिछड़ के जा रहे हैं कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, उन्हें बुरा लगता है, तो ये वियोग श्रृंगार रस होगा। और जब पति लौट के आता है अपनी ड्यूटी से और वो कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ, तो पत्नियाँ खुश हो जाती हैं और उन्हें अच्छा फील होता है, चलो मेरा हमसफ़र, मेरा साथी आ रहा है। तो ये क्या है? संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। को से किस कारक चिन्ह का लोप होता है? तो ये कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे करके कारकों को आप याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है, तो इनका उपनाम क्या है? अज्ञे। क्या है? अज्ञे ने कविताएं लिखी हैं, ध्यान देंगे, अज्ञे बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, तो इनका उपनाम क्या है? अज्ञे जी। बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? तो बिहारी ने सबसे ज़्यादा दोहे गाए हैं, तो बिहारी के क्या हैं? दोहे प्रसिद्ध हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुनः धन क्या हो जाएगा? जन्म। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि हो जाएगी। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक है करोड़ रस का स्थायी भाव। किसका? शोक किसका है? करोड़ रस का स्थायी भाव। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो इसने ब्रज भाषा में की थी। इन्होंने किस में की थी? ब्रज भाषा में।
सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर पूछा भी जाता, सूरसागर किसने लिखी, तो ये सूरदास ने लिखी। किस भाषा में लिखी, तो ब्रज भाषा में लिखी। ठीक है। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो सूरसागर को पहली रचना किसने माना है, ब्रज भाषा की पहली रचना किसने माना है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्या पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान से फिर से सुनेंगे। जो सूरसागर के बुक है, जो कविता है, को ब्रज भाषा की पहली रचना माना है, वो कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, 24। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें विषम चरणों पहले और तीसरे 13-13, जबकि सम चरण में कितनी होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो 13 और 11 कितने हो गए, 13 प्लस 11, तो ये कितने हो गए आपके 4 और 2 जो 24। तो कितनी मात्राएं हो गई, 24 मात्राएं। ठीक है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, जो अच्छे कुल में, तो वो क्या बोला जाता है, कुलीन बोला जाता है। अच्छे कुल में दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो दाता को हो जाएगा दात्री। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, तो लड़का गिर तो क्या है, अपादान। कोई चीज़ किसी से अलग होती है। ठीक है। मेज से बिल्ली कूदी, तो ये भी क्या है, अपादान। ठीक है। पेड़ से फल गिरा, ये भी क्या है, अपादान। ठीक है। पापी में कौन सा विशेषण है, तो पापी में कौन सा है, उसका गुण है पाप करना। क्या है, उसके अंदर गुण है पाप करना। जो झूठ, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट, ये क्या है, सब गुणवाचक विशेषण है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार। बीजक किसकी रचना है, ये तो आपको पता होगा, बीजक कबीरदास की है। ये तो सिंपल है। तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साकी शबद रमेनी शामिल हैं बीजक में। ठीक है। अब बात करते हैं भाग 2, जो ऑप्शनल में रखे जाते हैं। ऑप्शनल का मतलब है इनमें से 2 भाषाएं ले सकते हैं, या तो हम संस्कृत ले सकते हैं, या इस जगह पर दूसरी भाषा के रूप में क्या ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसका आपको पता होगा ये चीज़ें, तो फिर भी बता दी आपको। तो पहला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक। रीतु इज डॉट मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डॉट फैमिली, तो इसमें क्या आएगा, रीतु इज आएगा, इज के बाद क्या आएगा, तो द आएगा, द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। तो इसमें दोनों जगह क्या आ जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है। आर्टिकल का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें आर्टिकल का बना है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल है, द और द। मोस्ट से पहले द आएगा और फैमिली से पहले भी द आएगा। ठीक है। रिक्त स्थानों में डेफिनेट एक्टिव आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि शब्द मोस्ट की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साथ ही इस वाक्य में फैमिली शब्द एक विशिष्ट रूप में ऋतु के परंपरा के लिए उपयुक्त हुआ है, अतः इस शब्द के पूर्व भी डेफिनेट आर्टिकल द का उचित प्रयोग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इसका हो जाएगा कॉस्मोपोलिटन। ठीक है। संपूर्ण विश्व को अपना देश मानने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, विश्व बंधु या विश्व प्रेमी कहलाता है। इसका क्वेराइट का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्ट। क्या होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हमें कन्वर्ट करना, द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये किस्म बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो ये टेंस से क्वेश्चन बना हमारा, पहला आर्टिकल से बना। अब देखते हैं, द सेशन टॉस वियर इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। तो ये किसका है, तो ये किसने लिखी है ये वाली बुक, W.M. रिवर्न। ठीक है, किसने लिखी है, W.M. रिवर्न, ठीक लिखी हुई है, टॉस वियर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द विंड लाइज ए स्लीप इन द आर्म्स ऑफ डाउन। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वाक्य में पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, जिससे शब्द विंड और डाउन का मानवीकरण किया गया है, जैसे कि इसकी सुबह भुजाएं हैं, उसकी पवन सो रही है। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग फ्रेज, फुट द बिल, फुट द बिल। तो ये क्या हो जाएगा, टू पे, फुट द बिल, तो टू पे यानी भुगतान करना। इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। तो इसका क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट कौन सा टेंस है ये पूछ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये वाला, हैव लगाया, सेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। तो ये क्या है, साउंड है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, लिसनिंग से। तो पहले हम क्या करेंगे, सुनेंगे, लिसनिंग। भाषा अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ श्रवण करके या लिसनिंग द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने आसपास के लोगों, माता पिता, भाई बहन के मुख से जो भी शब्द सुनते हैं उसे शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। अतः भाषा अधिगम का प्रथम चरण सुनना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनरल एम्स ऑफ प्रोज टीचिंग इज द हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। तो इसका है ऑल अबव दीज। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो जनरल एम्स ऑफ प्रोज टीचिंग के क्या हेल्प है, तो स्टूडेंट की डेवलपमेंट में। तो इंटरेस्ट इन रीडिंग, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, और क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तीसरा है आपका कॉम्प्रहेंसिंग एबिलिटी। तो उपरोक्त सभी। विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। तो ये किसने सपोर्ट किया था, राजा राम मोहन राय ने। किसने, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था इन्होंने। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, टू रिवेल। क्या हो जाएगा, टू रिवेल। टू ब्रिंग टू लाइट का हो जाएगा टू रिवेल। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कॉन्सेक्यूज। कॉन्सेक्यूज का क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। तो सक्सीड का क्या हो जाएगा, सक्सीड का हो जाएगा आपका सक्सेस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक
फॉर्म्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लीसन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिल द ब्लैंक ऑफ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो करेक्ट प्रीपोजिशन बनी, ही इज ब्लाइंड। ही इज ब्लाइंड कैसा, अंधा है, वह अंधा है। हिज ऑन फॉल्ट, तो इसमें आ जाएगा हिज से पहले क्या आएगा, टू आएगा, टू हिज ऑन, तो टू भर जाएगा, प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू आएगी। द पोएम द नेशनल बिल्डर्स इज composed by, तो composed by which of the following poet। तो इसका क्या हो जाएगा, रेफ, बेल्डो, एमर्सन। ठीक है, तो कौन है इसके रचयिता, ये आप देख लेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड एंड द वर्ड गिवन बिलो द कंप्लीट द सेंटेंस। तो द शोल्डर्स, तो डॉट 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 थ्रो द टाउन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मास करते हैं, सोल चलते हैं कदम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पसेसिव केस। तो पसेसिव केस में क्या आएगा, तो माइन आएगा। पसेसिव केस में क्या आएगा, माइन। शब्द माइन का अर्थ मेरा, मुझे संबंध होता है, अतः यह शब्द पसेसिव केस है। What is the difficult to the without paying a large amount of the money। तो इसका क्या होगा, to board a flight। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, to board a flight। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फेमस पोइट हु wrote द फॉलोइंग लाइन। तो दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो इसका क्या हो जाएगा, मिल्टन। ऑप्शन, तो ये किसका है, मिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। तो वॉक केयरफुली लेस। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वी शुड फेल डाउन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो यू ही आई आर द गुड फ्रेंड। तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, यू आएगा, यू के बाद क्या आएगा हमारा, ही आएगा, उसके बाद यू तो हमारा सही लगा है, पर यू से पहले ही। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो यू ही एंड आई गुड फ्रेंड, क्योंकि इसमें प्रोनाउन के एक साथ प्रयोग में थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, अंत में थर्ड पर्सन है, अतः ही यू का प्रयोग किया गया है, अतः यह वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है। बिल्कुल वाक्य तो शुद्ध है, पर ईमान क्यों रहा है इसमें, देख लेंगे आप। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर। तो इसका क्या हो जाएगा, लेट यू एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पैसिव बॉय बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्शन सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इट इज यू हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड। तो एबव का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, तो क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेंजर्स एलाइड डॉट डॉट द बस। तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम द बस, किसके साथ, फ्रॉम द बस। किससे जा रहे हैं ट्रैवल करने, वो बस से ट्रैवल करने। फाइंड द वेयर द एरर इन द सेंटेंस। तो इसमें किस में एरर है, देखेंगे, आई एम
रीचिंग स्कूल इनटू द एवरीडे। तो इसके ऑप्शन ए में गलत हो जाएगा, तो आई हैव बीन रीच्ड हो जाएगा, तो आई हैव लगेगा, क्या लगेगा, आई हैव। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस एंड हैविंग नथिंग ही हेल्प ऑल। तो क्या होगा, हैथ ऑल का क्या होगा, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरल, ऑक्सीमोरल, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन होगा हमारा ये ख़त्म हो चुका है, अब भाग 3 आ गया है, और इसकी भी भाग 3 ही वो भी था, भाग 3 ये भी है, पर ये ऑप्शनल भाषा है। इसमें जो बच्चे क्या होते हैं, क्या लेते हैं, जो संस्कृत लेते हैं उन संस्कृत के लिए, जो भी स्टूडेंट संस्कृत लेते हैं, और जो संस्कृत और जो इंग्लिश लेना चाहते हैं वो इंग्लिश लेते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शनल में 2 भाषाएं होती हैं, उनमें से एक चूज़ करना होता है हमें, संस्कृत या इंग्लिश। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, भूत बल है पद में कौन सा समास है। तो आप देखेंगे इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तो इसका विग्रह क्या आ जाएगा, भूते भयो बल है इत भूते बले। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण, जो उपकरण है वो श्रव्य भी है और दृश्य भी है, जिससे हम श्रव्य सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये क्या है, टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और क्या सुन भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे मोबाइल भी हैं आजकल, हम देख भी रहे हैं और क्या सुन भी रहे हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक है, कैसी सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। ठीक है, 3 में विभक्ति है, तो 3 में कौन सी विभक्ति है, इसमें तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति। 3 पत 3 तद सर्वनाम शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसको देखते हैं। 3 प्रथम विभक्ति में सह, तो और ते, सह, तो और ते। तो द्वितीय में तम, तो, तान, और तृतीय में तेन, ताभ्याम, तय। चतुर्थी में तस्मै, तस्मय, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषाम्, तेषाम। सप्तमी हो जाएगा तस्मन्, तयो, तेषु। ये थोड़ा ख़तरनाक लगती है, मैं इंग्लिश लेता हूँ, मुझे संस्कृत का थोड़ा दिक्कत रहता है समझने में, पढ़ने में। आगत्य में प्रत्यय है, तो आगत्य में कौन सा है, लेप। कौन सा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। विभक्तीय शब्द में मूल धातु एवं लकार है, तो इसमें कौन सा है, भी धातु लेट लकार है। कौन सा, भी धातु लेट लकार है। नेक्स्ट देखेंगे, लकार भी एक बार देख लेते हैं। प्रथम पुरुष विभेति, द्विवचन मतलब एक वचन में विभेति बोलते हैं, और 2 वचन में क्या बोलेंगे, विभेत या विभीत। बहुवचन में विभत, विभयति। मध्यम पुरुष में क्या बोलेंगे, विभेषि, क्या लगेगा, विवेशी। और द्विवचन में हो जाएगा विवेथ, विवीथ या विवेथ या विभीथ। ठीक है, उत्तम पुरुष में देखेंगे विभेमि, विभेव, विभेवी, भेवेम, भेवीम। ठीक है, भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो इसको संस्कृत को कहा जाता है। ये तो आपको पता होगा, सिंपल है। सबसे प्राचीन वेद भी पता होगा आपको, ऋग्वेद है, एपी है, इम्पोर्टेंट है, इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, सूक्त कितने, 1028 सूक्त हैं। मंत्र कितने हैं, इसमें 10,552 दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें और भी डाटा है। इसमें 11 बाल किल्य सूक्तों में 18 मंत्र भी सम्मिलित हैं।
अष्टक 8 अध्याय, अष्टक कितने 8 अध्याय 64 और वर्ग 2024। सत्र प्रत्यय प्रयुक्त पद है, तो ये किस में, पठन में, किस में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो समुद्र का क्या हो जाएगा, रत्नाकर। समुद्र को क्या बोला जाता है, रत्नाकर। दिनकर सूर्य का बोला जाता है, ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची है, ये कौन सा है, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाचन का कारक नहीं है, तो अशुद्ध वाचन का कौन सा नहीं है, स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन क्या होगा, शुद्ध वाचन नहीं है। तो पढ़ भी लेते हैं। वर्णों की ध्वनि का ज्ञान न होना, प्रत्यक्ष लाघव, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, तो स्वस्वर वाचन क्या है, अशुद्ध कारक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है, तो सबसे श्यामपट क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, श्यामपट होना चाहिए। श्यामपट नाम क्यों पड़ा, श्याम मतलब काले, श्याम कैसे थे, काले थे, पट माने पट्टी, ठीक है। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है, तो शिक्षण लेखन में प्रतिलेख का तात्पर्य है पुस्तक में कुछ अंश को देखकर लिखना, तो पुस्तक में कुछ देखो क्या होता है, प्रतिलेख कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंदोबद्धता होती है, छंदोबद्धता किसमें होती है, तो ये होती है पद पाठों में, किसमें, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पद पाठों में। पित्र शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो पित्र किसका है, तृतीय एक वचन का, किसका है, तृतीय एक वचन का है। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो का आपको पता है कंठ है, ठीक है। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, तो ये है रघुवंश में, किसमें, रघुवंश में, ठीक है। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, तो व्याकरण से, अष्टाध्यायी कैसे, व्याकरण से, ठीक है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, तो कितने में, 14 खंडों में। महर्षि ने कितने में किया है, 24 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ता वर्ण का उच्चारण क्या है, ता का क्या हो जाएगा हमारा, दंत हो जाएगा, ता दंत हो जाएगा, दांत से टच करती है जीभ। गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप में कैसे लिखेंगे, तो गच्छातु, क्या लिखेंगे, गच्छतु, ठीक है। नेक्स्ट संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, लेट लकार किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अष्टाविंशति क्या हो जाएगा, शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा 38, क्या बोलते हैं, अष्टाविंशति क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये पढ़ लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौधन अकह हो जाएगा, ठीक है। जगदीश में किस सूत्र संधि का प्रयोग हुआ है, तो जगदीश क्या है, झलांजयोड़ते, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राम शब्द में तृतीय एक वचन का रूप क्या है, तो राम एक वचन तृतीय, रामेण क्या हो जाएगा, रामेण। पटाम पट धातु का रूप होता है, तो किसका, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है, तो ये क्या होता है, दत्ता। नेक्स्ट देखेंगे। सह पादेन अष्टे अस्ति वाक्य में पादेन पद में तृतीय व्यक्ति का विधायक सूत्र है, तो वो क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा,
एनाड़ विकार, एनाड़ विकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 30वां। संस्कृति के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। अब आ गया भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य गणित। क्या? सामान्य गणित। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सामान्य गणित का। ये क्वेश्चन आप देखते जाएंगे, क्योंकि जो मैं प्रीवियस ईयर करा भी रहा हूँ पीछे से, तो उनमें आप देखते जाओगे कितने क्वेश्चन सेम मिल जाते हैं। तो उन पर प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका जो भी यूपी टेट नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए लाभदायक है कि उस क्वेश्चनों को बार बार देखें प्रीवियस ईयर को, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करोगे अपने तरफ से तो चीज़ें हल हो सकती हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, तो क्या होता है? अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। दो परमेय संख्याएं, उनके बीच क्या होती हैं? अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो ये ऑप्शन पूछा जाता है, और ये टीजीटी तक पूछा गया है। ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है, और डीएसएसपी का फेवरेट क्वेश्चन मानो ऐसे क्वेश्चनों को। तो दो परमेय संख्याओं के बीच की अनंत परमेय संख्या होती हैं, सही बात है। यदि 65 और 170 का मासापा ये है, तो 65 m और 170 के रूप में दर्शाए योग्य होगा। तो m का मान बताना है आपको। तो इनका जो मासा हो गया 65 गुणा 5 × 13, तो 170 का 3 × 3 × 13, तो महत्तम समार्ग क्या होगा? 13 निकला है। क्या निकलेगा? मासा क्या निकला है? 13। तो m का मान निकालना है। तो 65m - 17 बराबर 13। तो मासा इसमें दे रखा है कितना? मासापा इतने के रूप में दर्शाया योग्य है। कितना अच्छा क्वेश्चन है जी। ये क्या है? हमारा मासा है, मासा जो दर्शाया है। 65 और 170 का मासापा इतना दर्शाया गया है। तो इसको आपको निकालना है। 65 को कैसे तोड़ेंगे? 13 × 65 दो भागों में काट लिया। ऐसे 17 को, दो संख्याएं 17 को काट लिए, तो 17 के भी खंड कर लिए हमने अलग अलग। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालना है? लासा का इसमें कोई बात जिक्र नहीं है। इन संख्याओं से हमें क्या निकालना है? रियल में मासा निकाल लिया हमने 13। अब मासा जो दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 65m - 117। तो इसके बराबर हम 13 रख देंगे। जब हम 13 रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यही इसमें पूछ रहा है, m कितनी है? 2 है। अगर हम मानो कि इसको हम सॉल्व भी करें, 65 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 65 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 12 1 13, तो 130 में से कितना गया? 117। तो कितना बचा? 13 ही बचा ना। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कहाँ सही है हमारा मासा कितना है दोनों संख्याओं का? 13 ही है। ठीक है, घुमा के दिया है कंफ्यूज करने के लिए, चीज़ें सिंपल हैं। बस मासा ही दिया है, मासा में m का मान दे दिया, उसमें m का मान को हमें निकालना है। एक परमेय संख्या 5/, तो परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जैसे 5/19 है, 3/5 है, तो उनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। इसी को पूछा था जो इसका पहला क्वेश्चन था परमेय संख्या का। ठीक है, जैसे 2/3 है, और यहाँ तुम्हारा दो संख्या है 5/4 है, तो इनके बीच में क्या अनंत संख्याएं होंगी? कैसी? इनके बीच में बहुत सारी संख्या होंगी। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहा था पहला क्वेश्चन ये वाला। दो परमेय संख्या के बीच में क्या अनंत परमेय संख्या होती हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक परमेय पहला नहीं तीसरा क्वेश्चन है, पहली परमेय संख्या 5/19 इसके योज्य प्रतिलोम, इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसका क्या होगा? योज्य प्रतिलोम हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, योज्य प्रतिलोम -5/19। ठीक है, फिर इसके गुणा करेंगे तो इसका 25 इतना आ गया। फिर गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? इसका भी वो निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये सरल करना है, इसको आप बैठ के आराम से करेंगे, इतना तो आप जानते हैं।
सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा, देख लेंगे इसमें सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। मतलब जो ए का मासिक वेतन है वो बी के वेतन से कितना है, 20% अधिक है। मान लो बी इसमें 100 रुपये कमा रहा है तो ए 120 रुपये कमा रहा है, 20% अधिक हो गया। बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, बी का वेतन सी के वेतन का कितना है, 30% है। तो बी का वेतन है वो सी के वेतन का 30% है। तो बी का वेतन सी के परसेंट कितना, 30 है। तो ए का वेतन बताना है। तो माना सी का वेतन 100 है, इसमें हमने क्या मान लिया है, क्योंकि इसमें सी भी दे रखा है। अब तो सी का मान कितना है, 100 है, ये सी हो गया, इसके बाद बी हो गया। तो बी का कितना है, 130। तो 130 क्या कर देंगे, 100 में 130 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ए का 20% है, इसमें कितना है, 20 है, कितना 20%, तो 30 का तो 36 हो गया। तो कितना हो गया, इनको सबको जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू निकल आई, जो हमारी इतनी वैल्यू निकल आई वेतन में से। ठीक है, तो इनको हमने जोड़ दिया तो 166 का वास्तविक मूल्य कितना है, इसमें दे रखा है। तीनों का सम्मिलित प्रतिमान वेतन इतना है, तो सी का मान बताना है। तो ये हमने निकाल लिया, सी का वेतन हमें 100 रुपये दिया था। ठीक है, 100 का गुणा कर देना उस वैल्यू में, तो कितना आ गया, 45,000। अब ऐसे ही उनका निकालना हो तो उनका भी अलग अलग निकल जाएगा। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है। लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है किसी झील की, 10 मीटर वो, तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई कितनी होगी, मतलब उसकी एच कितना होगा। तो झील की गहराई निकालने की झील की क्षमता कितना उसमें पानी आ जाएगा, और लंबाई गुणा चौड़ाई से इसका भाग लगा दें तो 3 मीटर उसकी गहराई आ जाएगी, कितनी, 3 मीटर। तो उसमें कितना वाटर आ रहा है, 1200। 1200 में कितना भाग किसका देंगे हम, जैसे हम निकाल लेते हैं, इसकी तरह निकालते हैं, ऐसा हम सूत्र लगाते हैं LVH। तो जब हम LVH लगाते हैं तो LVH क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को हम देखेंगे तो वॉल्यूम झील की क्या हो जाएगी, झील की क्षमता हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम क्या होता है, किसी चीज़ को उस टैंक में रख रहा है तो उस टैंक की जो क्षमता होगी, उस क्षमता को हम देखेंगे तो क्षमता क्या होगी, इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ही उसकी क्षमता होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसी से हम निकाल सकते हैं इसकी गहराई कितनी होगी हमारी। तो इसे हम निकाल सकते हैं, किसी का वॉल्यूम ही क्या होता है, उसकी क्षमता होती है। किसी बर्तन का वॉल्यूम हमने देख लिया तो उसमें उतना ही पानी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम में उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो भी निकालना होगा उसका हम भाग दे देंगे, जो बचेगा वो उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यदि ABCD एक समचतुर्भुज है, कैसा है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये देख लिया आपने। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो AC का वर्ग हो जाएगा, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, BD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4AB का वर्ग, कि 4 है, AB का वर्ग हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोला जाता है। तो विकर्णों का वर्ग, विकर्णों का वर्ग बराबर, दोनों विकर्णों का वर्ग बराबर, दोनों विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर 4 गुणा AB। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा AB, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें निकाला हुआ है समचतुर्भुज में 4 भुजाओं का बराबर विकर्ण बराबर होता है संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग। तो संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये हमने क्या निकाल लिया, AB बराबर क्या होता है, BC। ठीक है, और AC का वर्ग बराबर 2AB का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार BD का बराबर 2AB का वर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा, AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर 4AB का वर्ग। दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः दिए गए हैं। x का मान दिया गया है और y का, ये x है, ऊपर क्या है, y का मान दिया गया है। तो इसमें हमें निकालना है, x और y के मान निकालने हैं। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है,
तो इसने कैसे निकाला है, तो y का मान 80, उसके क्या है ऊपर शीर्ष में 80 है, ठीक है। तो 50 + 22 + तीनों को मिला के अंदर के मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, ये 180 होता है। कितना होता है, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग, 1 2 और तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू हमारी किसकी निकाल ली हमने, तो y की वैल्यू हमें पता है 50 है, क्योंकि ये ऐसे गया ऐसे भी गया, तो ऊपर भी जस्ट 80 है, तो नीचे y की वैल्यू भी 80 होगी। अब 80 और 50 कितना होता है, 80 50 हो जाएगा हमारा 130, और 130 कितना हो गया 130। ये वैल्यू हमारी दो कोणों की आ गई, एक तो y की वैल्यू आ गई 80, कितने की 80, क्योंकि ऊपर 80 दे रखा है तो नीचे जस्ट उसका क्या होगा, ये भी 80 होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की, तो हम क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 0, ये कितना हो गया 8 में से 3 गए 4, तो ये कितने का आ जाएगा हमारा 40 का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा 40 का। तो ये कितने का हो गया, y 80 का हो गया और ये 40 का हो गया, नहीं y 50 का, x का और y का मान क्रमशः है, ये इसमें कैसे गलत हो गया, ये 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। 180 में से 130 जाएंगे ना, हमने क्या कर दिया है 180 में से 130, 0, अच्छा मैंने उल्टा घटा दिया यार, सॉरी। तो 8 में से 5 गए तो 5, 8 में से 3 गए 5 बचे, 8 में से 5 घटा रहे हैं हम, कैसा दिमाग है। तो 8 में से 3 गए, कितने बचे, तो 5, तो ये कितनी 50 आ गई। इसलिए कौन सा हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और उसकी कितनी हो जाएगी। और इससे भी ऑप्शन से हम करने की इसको सोचें तो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, जैसे y पीछे है तो y का मान यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 है, ठीक है। तो ये 80 हो गया, तो ए वाला हमारा रॉन्ग हो गया, सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, और इसका कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू जो दे रखी है 40 में हो नहीं सकती, इसमें 80 हो सकती है एक बार को। इसका हम देख सकते हैं चौथा, क्योंकि 80 इसमें भी दे रखा है, 80 इसमें भी दे रखा है, और बचा कौन सा, y पीछे 80 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। वी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो y की वैल्यू वो 80 है, वो हम देख लिया है यहाँ से ही तुरंत ही कि y की वैल्यू भी 80 हुई, कि ऊपर वाले कोण की वैल्यू 80 है, इसलिए तो पीछे की वैल्यू 80 इसकी रहेगी और एक ही रहेगी। अब इसमें से 180 में से हम घटा देंगे, तो 50 और 80 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 130, 130 हम 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 बचा, तो यही कोण क्या 50 का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर में से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो उसे 350 मीटर उतरने में लगा समय बताना है। एक एलिवेटर है, किसी खदान से 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतर रहा है, मतलब 1 मिनट लेने 6 मीटर उतर जाता है तो उसे 1 मिनट लगता है। यदि एलिवेटर ज़मीन के स्तर से 10 मीटर गहराई से उतरता है, कितना, ज़मीन के स्तर से 10 मीटर गहराई से उतरता है तो उसे 350 मीटर उतरने में लगा समय बताना है। तो ऊपर का कितना हो गया, उसे 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है, 350 नीचे और उतरना है उसे, कितना, तो ये 360 हो गया। और स्पीड क्या है उसकी उतरने की, तो उसकी ये 6 मीटर प्रति मिनट है, तो इसमें 60 मिनट, इसका मतलब 1 घंटा उसे समय लगेगा जाने में। चाल बराबर दूरी बट्टे समय वाला सूत्र है, कौन सा, चाल बराबर दूरी, कितना जाना है उसे 360 बट्टे समय, समय हम यहाँ रख देंगे, समय पूछ रहा है तो चाल के सामने समय हो जाएगा, तो समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल। चाल क्या है उसकी 6 मिनट है पर मिनट, तो इसके हिसाब से 1 घंटा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 35 है, मतलब ए और बी दो संख्या है, उनका महत्तम समावर्त कितना है 35 है। उनका लघुत्तम समावर्त कितना है, लघुत्तम एलसीएम कितना है 525 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है, निकल आएगा, सिंपल हो गया, 175 है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ये सूत्र है। इस सूत्र में रख देंगे दो संख्याएं,
तो पहली संख्या क्या है 175 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। और लासा कितना दे रखा है 25 दे, मासा 35 दे रखा है और लासा कितना दे रखा है हमारा 525। अब इसमें दूसरी संख्या में हम भाग कितने का लगा देंगे 175 का, तो हमारी वो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 105 आ जाएगी। ठीक है। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपए कितनी हो जाती है 2600 हो जाती है। कितने वर्षों में 6 वर्षों में 5% ब्याज दर से, तो राशि कितनी थी। तो मिश्र धन कितना है हमारा 2600। मूलधन हमें पता नहीं, साधारण ब्याज, तो हमें साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये साधारण ब्याज निकल आएगा। ठीक है। तो साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो इसमें लगा देंगे मूलधन हमें पता नहीं है। ठीक है। ये क्या है हमारा साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो इसमें रखेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये हमने पीछे किया था, तो ये किया मूलधन माइनस, तो इसमें रखेंगे, तो इसमें जो काटा पीटी करके तो बचेगा मूलधन ही। मूलधन को सॉल्व करते जाएंगे तो मूलधन कितना आ गया 2000 रुपये। कितना आ गया 2000 रुपये। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान देंगे, मैंने भी पहली बार देखा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये चक्कर पड़ रहा है ना कि साधारण ब्याज तो मिश्र धन मूलधन ये वाली वैल्यू रखी गई है, तो इससे थोड़ी कंफ्यूज होंगे हम लोग। कोई नहीं, परेशान ना हो, आप बार बार उसमें करोगे तो हो जाएगा, अभ्यास करते रहना। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड को कैसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 10 है तो 10 को क्या करेंगे 18 बट्टे किससे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो ये क्या जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका। तो जब हम छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो ऊपर संख्या हमेशा बड़ी आती है, ध्यान रखेंगे, इसका एक लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने के लिए। जब हम छोटे से छोटा क्या है मीटर पर सेकंड, अब उसे हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो संख्या हम मल्टीप्लाई करेंगे वो जो ऊपर संख्या होगी क्या होगी वो हमेशा बड़ी आएगी, जो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में करते हैं, इससे मान लो इसमें कन्वर्ट करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जब हम भाग करें, यहाँ गुणा जो करेंगे वो हम करेंगे 5/18 से, छोटी संख्या से। समझ में आई, किससे करेंगे 5/18 से। तो ये लॉजिक थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, पर थोड़ा ये ट्रिक रखोगे। बड़ी संख्या कर रहे हैं हम, बड़ी संख्या बना रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है तो उसमें बड़ी संख्या ऊपर आएगी 18। ऐसे ही हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो 5/18 आएगा। ठीक है। चित्र दिया है आपको, कोण भी दे रखे हैं इसमें, कोण V आपका 70 दे, कोण C 60 दे रखा है। E और VC का मध्य बिंदु है, जो E है वो क्या है VC का मध्य बिंदु है। F AB का मध्य बिंदु, F है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। F E V का मान बताना है, क्या बताना है F B और E का मान, F E और V का मान बताना है। तो कोण E बताना है, सीधा सीधा पूछ रहा है क्या कोण E। तो कोण हमें पता है 180 होता है, कोणों का योग क्या होता है 180। तो 60 और 70 कितने हो गए 60 70 130, तो ये कितने का हो गया सीधा सीधा 50 का। ऊपर का कोण कितने का हुआ 50 का हो गया सीधा सीधा। ये क्या है इसके जस्ट बीच में है, किस में, तो ऊपर वाला कोण हमारा 50 का निकला, इससे कोई मतलब का नहीं है इस कोण को। अब इसमें क्या रहेंगे EF, जो EF है ना वो किसके बराबर है AB के बराबर है। किसके बराबर है AB के बराबर। तो ये जो EF है वो AB के बराबर है, मतलब AB के समांतर है, सॉरी EF है वो AB के AC के समांतर, AB कैसे हो जाएगा इसके समांतर हो जाएगा AC के समांतर। EF है वो AC के समांतर है। ठीक है। कोण ACB, कोण क्या ACB, ये क्या है 60 अंश है, और यही कोण बराबर क्या हो जाएगा FEV, तो क्या हो जाएगा FEV, ये इसके समांतर, तो ये भी 60 हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे समांतर हैं बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 60 हो जाएगा। इसका मान निकालना है, सभी दिए हैं कोष्टकों के अंदर, तो सॉल्व करते आएंगे, मान निकालते चले जाएंगे। ठीक है।
-1 इंटू -1, इसमें कितने लगे हैं? -2 से स्टार्ट करेंगे, -1 -1 -1, 4 माइनस है। तो 1 माइनस किया हमने यहाँ, 1 2 3 बचे, ठीक है। 1/2, इसको क्या किया? 1/2 कर दिया, किसको? -2 को 1/2 में कर दिया। फिर से हमने किया, फिर हमने 2 कर दिया, फिर से 1/2 कर दिया, फिर से 2 कर दिया। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा सीधा सीधा। अगर ऐसे आप ट्रिक में देखेंगे, अगर इस 4 1 1 हैं कोई चीज़ के, तो ध्यान रखेंगे, और माइनस के हैं तो उसका डायरेक्ट वही जो अंदर दिया है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर हैं, इसका आयतन होगा। क्या है? किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, कोई घनाभ है, उनके फलकों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, एक ए मीटर, बी मीटर और सी मीटर वर्ग मीटर में दे रखे हैं। तो पूछ क्या रहा है इसमें? तो इसका आयतन बताना है, पूरे का क्या बताना है? आयतन बताना है। तो माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? LVH होती है, ठीक है। LV ये सम निकाल लेंगे, तो LVH का उसके बराबर ABC, ठीक है। तो LVH बराबर अंडूर में ABC, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? LVH बराबर अंडूर ABC का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यदि संख्या कौन सी पूर्णतः से विभाजित है, किससे? 6 से विभाजित है जो संख्या दे रखी है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा आएगा? तो 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो 6 से विभाजित का मतलब होता है कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। किससे होगी? 3 से भी विभाजित होगी, और किससे? 6 से भी विभाजित होगी, और 2 से भी विभाजित होगी। क्योंकि जो संख्या इनका हमने प्लस किया तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, और 2 से भी विभाजित होगी, और 6 से भी विभाजित होगी, तीनों से विभाजित होगी अगर इनका योग करते हैं। अगर हमने इनका योग किया तो इनका संख्या 33 प्लस कितना आ गया? 33 प्लस ए आ गया। पर ये 3 से तो विभाजित हो रही है, 6 से विभाजित नहीं हो रही है, और ना ही आपकी 2 से विभाजित हो रही है। तो ऐसा इसमें क्या जोड़ा जाए कि इन तीनों से विभाजित हो जाए, 3 6 और 2 से विभाजित हो जाए। तो इसमें हमने 5 जोड़ा, तो कितने हो गए? 38 हो गए। 38 से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब 38 के बाद हम 6 जोड़ा, 38 के बाद 39 कितना हो गया? 39 हो गया। तो 39 कितने से हो जाएगा? अच्छा, 33 और 6 39, ठीक है। तो क्योंकि संख्या 6 3 और 2 दोनों से विभाजित और अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये सही हो गया इसका। कितना? 39। तो ये 3 से विभाजित है, 39 कैसे हो जाएगा? 8 रखेंगे इसी की जगह पे, 8 रख के देखते हैं, जोड़ गलत तो नहीं कर दिया है। 6 2 8 8 5 8 5 13 13 और 3 13 3 16 16 18 18 19 18 19 हो जाएंगे, 27 27 28 28 और 5 33, ठीक है। 33 प्लस ए, अगर हम इसमें पहले जोड़ते हैं 5, 33 प्लस 5, तो ये कितने हो गए आपके? 38। कितने? 38। 38 में 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें 2 का जाएगा और 3 का भी नहीं जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। ऐसे ही देखते हैं, 33 में हमने 6 जोड़ा तो कितना आएगा? 6 9 हो गया, और ये कितना? 3। तो इसमें हमारा भाग जा सकता है, 2 का भाग नहीं जा सकता, बट पर ये 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये एकदम राइट हो जाएगी। जो संख्या क्या है? ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, तो ये क्या है? 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? बी राइट हो जाएगा। प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो 28 होगा 5 का, और 10 का कितना होता है? 55 होता है। कितना होता है? 55 होता है।
अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो खुद से भाग जाए, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं आए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सम संख्या भी होती है। पूछा जाता है ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी और अभाज्य संख्या है, तो वो 2 है, एकमात्र 2 संख्या है। 3, 5, 7, 11, 13, ये 19, ये क्या है? सब संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या भी नाम आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे। प्रथम 5 रूढ़ संख्या बताना है, 10 रूढ़ संख्या बताना है, उनका योग बताना है। तो ये रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या दोनों का मतलब एक ही है। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हैं। ठीक है, जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों का 1/7 से रुपये 2 अधिक हैं, तो प्रिया के पास कितने रुपए हैं? जतिन के पास कितने हैं? 41 माइनस एक्स है। ठीक है, और 41 माइनस एक्स का कितना? 1/4, तो ये हमने सॉल्व किया, पर प्लस 2 अधिक हैं इसके पास। ठीक है, अब ये दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर जो वैल्यू निकलेगी तो 21 रुपये हो गए उसके पास, जतिन के पास 21 हो गए, और प्रिया के पास जो बचे 41 में से वो हो गए। ठीक है, उसके पास 20 रुपये बचे। यदि एक वृत्त की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, तो 2πr कितना होता है? 2πr बराबर कितना है? 44 है, तो उसका क्या बनाना है? क्षेत्रफल πr² बताना है। ठीक है, तो 2πr की वैल्यू हमने निकाली, कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो वृत्त क्या होता है? πr² होता है, कितना? πr, त्रिज्या का स्क्वायर, तो इस वैल्यू निकाल दें, कितना आ गया? 154 आ गया। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। 2 अंकों वाली संख्या है कोई, उनके योगों का योग कितना? उनके अंकों का योग कितना है? 7 है। यदि अंकों में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। ये क्वेश्चन हमारा उसमें भी दिया था, उस पेपर में भी रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे मानो संख्याएं बदल दी जाती हैं। ठीक है, तो वह संख्या कितनी होगी? ध्यान देंगे, अंकों का योग 7 ही रहेगा, भले उनको पलट दो उलट दो। तो जैसे ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन ए, इसमें क्या करते हैं? 25 है, तो इसका योग 7 है, सभी का योग 7 मिलेगा आपको, सभी संख्याओं का योग 7 है, तो ये एकदम राइट है हमारी चीज़ें। इसके बाद दूसरा चलते हैं, दूसरे क्रम में वो कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, 25 में क्या जोड़ दो? 27, तो 7 5 कितना होता है? 7 5 12, तो 7 5 कितना होता है? 12। ठीक है, हासिल बची 1, 2 और 2 4, 1 5, तो ये क्या है? ऑप्शन ए ही इसका राइट हो गया डायरेक्ट। 52 हो गया, उलट पलट जैसे ही हमने 27 जोड़ा तो क्या हो गया? 25 का 27 बन गया, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन से ही कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, प्रत्येक में जोड़ते जाएंगे, संख्या उलट जाएगी, वही संख्या इसकी राइट होगी। अब इतना तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। ये दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्हों में निरूपित करते हैं, तो कैसे करेंगे टैली में? 1 2 3 4 और बीच में एक क्रॉस लाइन, तो ये क्या है? टैली चिन्ह है। बारंबारता 5 को टैली क्रम में करना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त होगा। 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या होगा? 1 होगा। तो अभाज्य संख्याओं का सही बात है, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त 1 ही निकलेगा। मान लो 2 3 5 7 कोई हो, उनमें से क्या निकलेगा? कुछ नहीं, 1 ही है महत्तम समावर्त। स्थानीय मानों का अंतर है, अब इसमें दे रखा है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 7 के स्थानीय मानों क्रम, तो पहला कितना होगा? 700 एवं 7/100, क्योंकि जो पॉइंट से बात होता है उसमें उतने 0 लगा दिए जाते हैं, तो ये कितना होगा? 0.070। ठीक है, इनका अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 699। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन के माध्यम से, क्योंकि 2 संख्या एक पॉइंटों में संख्या दे रखी है। पहले वाले का तो हम निकाल लेंगे सीधा 700, पर जब हम सेकंड का निकालते हैं तो उसमें उतने ही 0 क्या ऐड कर दिए जाते हैं जितने के बाद वो दिया होता है वैल्यू। तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 + 1/3 बराबर होता है 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना होगा? तो ये बच्चे ने क्या किया? त्रुटि कर दी। तो इसके लिए क्या करेगा अध्यापक? तो इसका देखते हैं ऑप्शन। लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझाने से बच्चे की सहायता करेंगे। तो क्या करेंगे? एलसीएम समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं तो इस तरह से एलसीएम लिया जाता है, अवधारणा उसको समझाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट कहाँ यार, एक मिनट सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देंगे। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाएं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मापन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो जो शिक्षार्थी हैं वो लंबाई मापने के लिए मापन इकाई का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमापन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो पहला काम क्या करेंगे? शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करेंगे, पहले काम यही होता है। दूसरा होगा उसके बाद बेतई लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। एकदम ये नहीं कि उन्हें पटरी चाहिए, जो पहला काम बच्चे करते हैं तो पहले अवलोकन करते हैं, हाँ इसकी लंबाई इतनी हो सकती है, फिर उसका मापन खुद से ही करेंगे। फिर जब वो और आगे बढ़ेंगे उसके बाद करेंगे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मापन इकाइयों का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मापन करेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? विद्यार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी क्या है? तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उससे संबंध बनाना। सही बात है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनसे संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ माना जाता है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ... से शुरुआत कर सकता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा कैसे समझाएगा? भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। हथेली होगी, पत्ते होंगे, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब मान लो कोई हम पार्क देखा कोई, अब उसको टीचर वहाँ तो लेके नहीं आएगा, या बहुत सारी चीज़ विश्व में बहुत सारी चीज़ें, तो उसके कैसे अवधारणा को समझाएगा? तो उसका क्या करेगा? उसका बोर्ड पे समझाएगा, पत्ते के आकार से समझाएगा, नोटबुक पे समझाएगा। तो यही क्या है? उसकी सहायता के लिए सामग्री है क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए। EF एक वृत्त की जीवा है। क्या है? जीवा होती है वो त्रिज्या ही मानी जाती है, मानो त्रिज्या का ही रूप जीवा होता है, पर त्रिज्या जस्ट बीच में होती है और जीवा को ही त्रिज्या माना जाता है वैसे तो, पर जीवा उसको नीचे होती है थोड़ी, मान लेते हैं किससे? त्रिज्या का जो बीच का रूप होता है उससे थोड़ा ऊपर नीचे डिनोट होती है, जिसकी लंबाई 10 मीटर। जीवा की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो केंद्र में जीवा पर, तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है। जैसे ये तुम्हारा ये हो गया, इसमें क्या करना है? लाइन वाला नहीं है क्या? ये नहीं है, चलो इसी से कर ले। ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। और एक वृत्त की जीवा, ठीक है, ये इसका ये हो गया। इसकी ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? और इसमें 10 मीटर क्या दे रखा है? जीवा की लंबाई दे रखी, तो 5 ये हो गई और 5 ये हो गई। और बची क्या? 13 क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। तो इसको हम निकाल लेंगे सूत्र के माध्यम से। जीवा नीचे हो गई, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या की लंबाई कितनी है? त्रिज्या आधी होती है जस्ट, तो 13 है।
इसकी लंबाई कितनी है 13 और इसकी 5 और तो इसकी कितनी हो जाएगी तो 12 हो जाएगी। वैसे इसका एक लॉजिक होता है उसके माध्यम से इसकी संख्या 12, तो डायरेक्ट 12 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दिए गए क्षेत्रफल के 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दिए गए क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। माना वर्ग की भुजा कितनी है 10-10 है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, भुजा का वर्ग। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा इंटू √2। अब कहते हैं यार 2 गुना कर दिया, कितना कर दिया 2 गुना कर दिया, तो भुजा कितनी हो जाएगी 20 के 40 नहीं 10 से 20 हो जाएगी, भुजा इंटू 2। तो नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, विकर्ण बट्टे √2, तो √2 से 20 सेंटीमीटर। तो नए विकर्ण में का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। जब राजन के सामने वार्षिक समस्या आती है, कैसी वार्षिक समस्या आती है, तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियताओं को नहीं समझता, मतलब उनकी प्रकृति को नहीं समझता है राजन। ठीक है, जो उनके चिन्ह हैं उनकी प्रकृति को नहीं समझता है। अब लास्ट जो भाग है हमारा क्या है, भाग 5। इसमें क्या है, पर्यावरण। एक मिनट सेट कर लो। पर्यावरण भाग 5, इसके भी 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रखते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसमें जीएस का भी पार्ट होता है, ज्योग्राफी, ये सब जीएस का पार्ट होता है, करंट अफेयर वगैरह इसी में इंक्लूड रहता है। तो वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वायु आपको पता होगा बैरोमीटर नापता है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायु दाब मापने की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं। बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेंडर पौधा है। बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेंडर पौधा है। बीटी कपास एक ट्रांसजेंडर पौधा है। बेसिलस यूरेनजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। कौन से जीवाणु का नाम रखेंगे, बेसिलस यूरेनजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है, को बीटी कहते हैं। इसे कपास के बीजों की निवेशित किया जाता है। बीजों में क्या किया जाता है, निवेशित किया जाता है, और ये पौधे के जीन प्रारूप को एक अंग बन जाता है। क्या बन जाता है, पौधे के अंग बन जाता है। इस कपास को बीटी कपास कहा जाता है। ये बीटी कोस्टिन नामक विष उत्पादन करता है। कौन सा, बीटी टॉक्सिन नामक विष उत्पादन करता है, जिससे पौधों को होने वाली क्षति कम हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, कीड़े मकोड़े लगते हैं वो क्या मर जाते हैं उससे। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण मामूली वर्षा का मुख्य कारक है, तो इसमें क्या है SO2। SO2 से क्या, सल्फर ऑक्साइड से क्या बारिश कराई जाती है, कृत्रिम बारिश। पूछा जाता है कृत्रिम बारिश किससे होती है, सल्फर SO2। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उत्पादित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादित पारिस्थितिकी तंत्र है। यह मुख्यतः भूमध्य रेखा 10 डिग्री से 10 उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण में क्या है, इसके भाग को माना जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा व अधिक तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन बी इसका सी राइट हो जाएगा। आम कौन पकाता है, कैल्शियम कार्बाइड पकाता है। आम पकाने के कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के उपयुक्त कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फॉस्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। कौन सी गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस बनती है, इससे क्या बनता है, फल पक जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो ये आपको पता है टाइफाइड हो जाता है, दूषित जल से क्या हो जाता है? टाइफाइड बीमारी साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी दूषित जल और भोजन से होती है। इस बीमारी में आंत प्रभावित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO कौन सी है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसमें भी प्रत्येक सेट में पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ध्यान रखें, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस प्रत्येक में क्वेश्चन है, प्रत्येक सेट में। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो सरसों क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है सरसों। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा। जल किसके द्वारा संचित होता है? जाइलम के द्वारा। ध्यान रखें, जल मतलब जाइलम, जल मतलब जाइलम, ठीक है। फ्लोएम के द्वारा भोजन जाता है। जाइलम संवहनी ऊतक है। यह जड़ों, तनों व पत्तियों में स्थित वाहिनी फूलों में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का संवहन व यांत्रिक दृष्टि प्रदान करता है। पौधों की आयु गणना जाइलम ऊतकों के बढ़ते वलय को गिरकर ही होती है। कौन सा प्रथम साहित्य है? तो कौन है? ऋग्वेद है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। वायुमंडल में 99% भाग पर कितनी दो गैसें विस्तृत हैं? तो ये ओजोन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसकी 78 और ये 21, ठीक है। 9 तो ये कितना होगा? सीधी 99 हो गया, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो यह छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। किसी पार्क में ले जाएं, उसे पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं, या हम किसी जू में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी हम जानवरों दिखा रहे हैं, पक्षियों को दिखा रहे हैं, तो उन्हें सीधा सीधा रूबरू करा रहे हैं प्रत्यक्ष, तो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है पर्यावरण सिखाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानते हैं? तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, इसको पहचाना जाता है। शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो मिट्टी में लवण सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो सतत और निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो कैसे बदलते? सुनकर चरना, क्या करें? चुनकर चरना, मतलब चुनते हैं चीज़ों को, क्या खाना है क्या नहीं खाना। प्रत्येक पेड़ पौधा नहीं खाते हैं, चुनकर चरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें थोड़ा और, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन व K2 के नाम से जाना है, जो कराकोरम श्रेणी पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत क्षेत्र में पाया जाता है, स्थित है, पाया क्यों जाएगा, उपस्थित है वहाँ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो कौन सी है? शिक्षण विधि के सिद्धांत क्या है? प्रथम स्तर पर शिक्षण खेल विधि आधारित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आ रहा है। क्षोभमंडल कहा जाता है। कोई ना कोई परत पूछ लेता है, या परत में कोई स्थिति होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके बारे में पूछ लेता है। तो ये भी प्रत्येक क्वेश्चन में आ रहा है, प्रत्येक सेट में आ रहा है। क्षोभमंडल की जो लंबाई ऊंचाई कितनी होती है? 0 से 12 और 12 से 50 समताप मंडल, इसमें ही क्या चलते हैं? जहाज चलते हैं, ठीक है। मध्य मंडल 50 से 80, आयन मंडल 80 से 650, 650 से 660,
और बहिर्मंडल 640 से ऊपर तक। ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या नाम है? तो इसमें स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की स्कर्वी रोग हो जाता है खट्टे पदार्थ ना खाने पर। भारत की प्रथम महिला IPS कौन है? ये आपको पता है, किरण बेदी है। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा है। 1972 में भारतीय पुलिस सेना में सम्मिलित होने वाली हैं। 72 में हुई थी ये। ठीक है। असम का प्रसिद्ध एक सींग का गैंडा कहाँ पर है? तो ये काजीरंगा पार्क में है। कौन सा? काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ये बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। ठीक है। पृथ्वी के वातावरण की किस परत में ओजोन परत होती है? तो ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, किस में? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके गुरु नानक देव थे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, गुरु नानक देव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या था? तो सीस्मोग्राफ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मतलब उन सेटों में आया था सीस्मोग्राफ। एक क्वेश्चन आया था, किसी सेट में आया था, या तो 11 या 13 में से एक में। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ध्यान रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध सबसे लंबा दिन तो वो होगा 22 दिसंबर। कौन सा होगा? 22 दिसंबर। 21 से 22 दिसंबर को माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन माना जाता है, वैसे ही वहाँ क्या होगा? सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? नाम क्या है उनका? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिहू कहाँ का है? असम का डांस है। कहाँ का है? लोक नृत्य कहाँ का है? कहाँ का है? असम का। तो बिहू असम का राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य बिहू त्योहारों के अवसर पर फसल कटाई के समय यह एक नए मौसम के आगमन पर किया जाता है। ढोल की सम्मोहन, थाप और पेपा भैंसे के सींग से बनी सुरही इस नृत्य का अंग है। बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियों द्वारा खेले खुले मैदान में किया जाता है। पूरा गांव नृत्य में हिस्सा लेता है, सभी हिस्सा लेते हैं मिलजुल कर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो यह खाद्य जाल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अनेक खाद्य श्रृंखला के पारंपरिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में उत्पाद पौधे होते हैं। उपभोक्ता जंतु, अपघटक, कवक और जीवाणु के मध्य गहरा संबंध होता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के माध्यम से जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह संपन्न होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ये हमारा पूरा सेट ख़त्म हुआ। यहाँ पर पर्यावरण का लास्ट वो 5 यूनिट थी। तो ध्यान रखेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो थोड़ा, और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच साथियों। नेक्स्ट सेट लेके आऊँगा अगले टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं कि सर ये बता दीजिए, मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके मैं प्रीवियस ले आऊँगा या उनका कंटेंट ले आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय, टेक केयर।